गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। मौजूदा असेंबली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का इनेकाद हुआ। हस्ब रिवायत सदर ज़रदारी ने पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया, जो कि उनका बतौर सदर 8वां खिताब था। इस खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने न सिर्फ बहुत ज़्यादा शोर मचाया, मगर साथ ही साथ उन्होंने एक प्लेकार्ड भी उठा रखे थे जिनके ऊपर वो कह रहे थे कि उनके बानी को रिहा किया जाए। पूरी तकरीर के दौरान मुसलसल नारे लगते रहे, शोर शराबा होता रहा। एहतजाज की वजह से प्रेसिडेंट जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हेडफोन्स लगाना पड़ गए। दौरान इजलास ये भी हमने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक मंजर था जब जो कि नए आप कह लें ओथ लेकर परवेज़ खटक साहब आए और वो गलती से अपोजिशन की बेंचेस की तरफ चले गए और फिर उनको याद आया कि वो तो अब हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर वो वापस आए और जाकर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुसाफिरा भी किया। सदर ज़रदारी ने अपने खिताब के दौरान ये कहा कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तान होने की हैसियत से मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है कि मैं ईवान और हुकूमत को खबरदार करूँ कि आपकी कुछ यक तरफा पॉलिसीज़ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। ज़रा देखिए। It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani, to caution the House and the government that some of the unilateral policies are causing great strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, despite strong opposition from Federation, a proposal that I, as a president, cannot support. I urge this government. सदर ज़रदारी ने अपने खिताब में हुकूमत से दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को तर्क करने का मशवरा दिया, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। उन्हें भी देखिए। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का, वो कभी हमने देखा ही नहीं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। इन्होंने ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया, ना इन्होंने NFC अवार्ड का इजलास तलब किया। स्पीकर बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। मीडिया का गला इन्होंने काटा और अभी ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, बहरा रहे हैं। तकरीर के दौरान इतना शोर मचाने पर, इतना एहतजाज का जो तरीक़ाकार था, उस पर आखिरकार बिलावल भुट्टो को कहना पड़ा कि अपोजिशन गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा नजर आ रही है। जरा देखिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत छुपाना चाह रहा है। मगर उनका शोर होता रहा और सदर ज़रदारी ने तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन ने बदतमीजी की बुनियाद रखी है, अब वो खुद उसका निशाना बन रही है। उन्हें भी देखिए। कार्रवाई के दौरान जो अपोजिशन का रवैया था, क्या ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस पर पीपल्स पार्टी को इस वक्त वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ हवालों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई और इन एतराज़ात पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से दरियाए सिंध से जिस नहर के निकालने पर एतराज़ किया जा रहा है, उनमें से सबसे अहम मनसूबा महफूज शहीद केनाल का है और इस हवाले से ही एतराज़ात भी सामने आए हैं। एक नज़र हम डाल लेते हैं कि इस वक्त इसकी सूरत हाल है क्या। महफूज शहीद केनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद केनाल सलमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। महफूज शहीद केनाल सिर्फ पंजाब के शहर का पानी इस्तेमाल करेगी।
176 किलोमीटर तवील महफूज शहीद कैनाल के दरियाए सतलज पर यह बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 1.2 मिलियन एकड़ जमीन लीज पर दी है और 225.34 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए हैं। जून से अक्टूबर तक इस कैनाल में इजाफी सैलाबी पानी का इस्तेमाल होगा। बाकी 2 माह पंजाब के शहर से पानी लिया जाएगा। महफूज शहीद कैनाल में पानी की मिकदार 4120 क्यूसेक होगी। अगले मरहले में फोर्ट अब्बास से मरवट और फोर्ट अब्बास से डारमवाला तक बिलतरतीब 120 और 132 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएंगी जो इसी कैनाल का हिस्सा हैं। इन मंसूबों की तकमील से लाखों एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा। इस मंसूबे की इरसा ने 4-1 की अक्सरियत से NOC जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने राजस्थान में 2005 में बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए इंदिरा कैनाल की तामीर की थी। ज़रई माहिरीन के मुताबिक महफूज शहीद कैनाल पाकिस्तान के ज़रई मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। इस मंसूबे पर दरियाए सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होगा। सो एग्जैक्टली इस वक्त हुकूमत में क्या कोई अलायंस को कोई ख़तरा नज़र आ रहा है या जो कहा गया कि वफाक को वार्न करा हूँ, इसकी डेप्थ क्या है? हमारे साथ शरा रज़ा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रेसिडेंट ने कहा कि दरियाए सिंध से नहर निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो महफूज शहीद कैनाल है इसमें तो लग नहीं रहा कि कोई वजह है कि इसके ऊपर कोई इतराज़ हो। अच्छा, नहर पे बात करने से पहले भी 2 दफ़ा उनकी स्पीच में ये था कि वफाक को चाहिए कि अगर मुल्क में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो प्रोविंसेस को साथ लेकर कंसेंसस से सारे फैसले करें। ये 2 दफ़ा वजाहत से कहा गया। और देखें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये है कि आपके सवाल का भी जवाब दूँगी। उमर अयूब साहब बहुत जज्बात में थे। शायद उनको याद नहीं कि वो अपने दौर में भी ना NFC कर सके और ना ही CCI बुलाया जाता था उनके दौर में और ना ही NEC, जिसकी कम से कम साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए, उसको उन्होंने कभी बुलाया। बड़े मसाइल हुए जब इस्तेकाम फ़ंड जो होता है सूबों का उसको भी नहीं दिया गया तो फिर KP से आवाज़ आई और फिर बड़ी मुश्किलों से एक दफ़ा CCI बुलाई गई। तो एक तो पहले वो तारीख सही कर लें। मई 2016 में NFC जो था वो ड्यू था, ना नून लीग ने किया और न ये कर सके, सिर्फ हमने किया था। तो थोड़ा सा ये है कि संभल के चले। दूसरी बात जो उन्होंने कही, सदरदारी की, नहीं रहे आप, हाँ नहीं, हम कैसे बेच सकते हैं? पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि पानी पे हक ही जो है यूनिवर्सली वो लोअर राइपेरियन का है। और हमारे यहाँ जो तरबेला का गेट 5 और ये सब है, उधर सारी कंस्ट्रक्शन नीड है, तो ये पानी इधर उधर भी ज़ाया होता है। कभी सिंध को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता और ना वक्त पे मिलता है। हमारे यहाँ रबी की फसल पहले होती है और हमें पानी पहले चाहिए होता है, लेकिन कभी नहीं मिलता। और हमेशा हमारे यहाँ इस पे वफाक से मसला रहता है। तो ये बात आपकी ठीक है कि ठीक है पानी इधर है क्योंकि अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपको भी साथ मिलाया जाए, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ें पिछले महीने का, उसमें ये है कि पिंडी में 5 साल से गंदम की फसल नहीं हुई क्योंकि पानी नहीं है। सदर्न पंजाब में जो है काश्तकार मसाइल का शिकार हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो पंजाब के ज़रई इलाकों के लिए तो पानी है नहीं, तो पंजाब का कौन सा शेयर आप उधर दे रहे हैं? सदर्न पंजाब में लगाई जा रही है। मतलब ये कि आपके पंजाब में आपकी ज़रई ज़मीनें गंदम तक नहीं पैदा कर पा रही, पिंडी में नहीं पैदा हुई, कहीं नहीं हुई, तो पंजाब में तो ऑलरेडी पानी नहीं है, तो आप कहाँ से पानी दे रहे हैं? तो सिर्फ एक दरियाए सिंध ही तो है ना जिससे आप सारे मुख्तलिफ केनाल्स वगैरह निकालते हैं और उसके बाद वो फिर पंजरत के मुकाम पर आता है और ये सब होता है, तो आप कहाँ से पानी ले रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हरकतें वही हैं जो मुशर्रफ ने करनी चाहिए थी और हम पे पानी बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है 2018 का PTI का, उसमें पेज नंबर 29 निकालें, ये लोग कालाबाग डैम के हामी हैं। हमने मुशर्रफ को भी कालाबाग डैम बनाने नहीं दिया। हमारे सिंध में पहले ही पानी की कमी है। जो हमारा बदीन का इलाका है वहाँ पे डेल्टा नहीं बन रहा, इतना मसाइल हैं, गाँव के गाँव खुश्क हो गए हैं। तो ये इर्सा फैसला कर लेगी और इर्सा में पहले मसला हमारा ये
ये चल रहा था कि इसकी जो है चेयरमैनशिप वो रिवॉल्व होती थी। जब सिंध की बारी आती थी तो कहते कि सिंध का अगर चेयरमैन लगा देंगे तो सिंध का एक मेंबर भी होगा तो 2 वोट हो जाएंगे। तो भाई हर सूबे के वक्त में यही होता है ना। तो इसमें सूबे ने जब मना किया है, मुखालफत की है और हम लोअर राइपेरियन है, तो आप कैसे जो है ये फैसला ले सकते हैं? ये मंसूबा तो ये हम तो ये कभी कैबिनेट में भी नहीं आया और ना कैबिनेट से साइन होके जरदारी साहब के पास गया। तो सोच समझ के बात करें, हम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उमर अयूब। बड़ी डिटेल में आपने बता दिया। आपने उमर अयूब की बात के ऊपर खास तौर पे कमेंट किया, क्योंकि आपने सुनवाई थी तो मैं यहाँ से जवाब दे सकती हूं। तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने डिटेल में सुन लिया कि असल में इतराज है क्या। आज प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वफाक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन जो पीटीआई ने आज एहतजाज किया है जिसको गैर संजीदा कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, इससे क्या रजिस्टर हुआ शौकत यूसुफ ज़ई साहब? मतलब सिर्फ शोर था, क्या फायदा हुआ? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो स्पीच करने आते थे तो इसी तरह इनका भी यही है, ऐसे ही करते थे, लेकिन वो भी अच्छा नहीं था। ये अपोजिशन का हक होता है कि ये जो प्रेसिडेंट है या जो हुकूमत है ये जायज़ नहीं है, और प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा न्यूट्रल होकर बात करता है। लेकिन चूंकि दोनों तरफ दोनों विकेट पे खेल रहे थे, जरदारी साहब एक तरफ कह रहे थे कि मुल्क पे तरक्की हो रही है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हो रहा है, तो वो उनकी समझ ही नहीं आ रही थी वो स्पीच में कहना क्या चाहते हैं और गिला किससे करना चाहते हैं। खुद हुकूमत में बैठे हैं सारे, कहते जी हम तो हुकूमत में नहीं है, उनकी वजह से हुकूमत खड़ी है, और गिले करते हैं कि जी हमारा पानी जो है वो रोका जा रहा है। भाई आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने लिए वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो सिंध के आवाम को नहीं मिल रहा है, तो उस पर आप गिले शिकवे सरेआम करना चाहते हैं, आप करते रहें। कालाबाग डैम की आपने बात की, भाई हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि डैम बने, क्योंकि ये इसी से तरक्की होगी। अगर कालाबाग डैम मुतनाज़ा है तो दूसरा डैम बनाया जाए। हम तो ये तो नहीं कहते रहे, आप सारी जिंदगी कम से कम अगर आप हिसाब लगाएं तो 4-4 बारियां ले चुके हैं। 4-4 बारियों में इनको ये तौफीक नहीं हुई कि अगर कालाबाग डैम मुतनाज़ा है तो दूसरा डैम शुरू करें। अगर इजाजत है शौकत साहब, एक इजाजत मुझे दे दें सवाल की। आपने कहा 4-4 बारियां, तीसरी बारी तो अब पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी भी है। सो कल जो पेशावर से मुंतखब होने वाले पीटीआई अरकान, सीनियर रहनुमाओं, तंजीमी अरकान की मीटिंग हुई, उन्होंने केपी हुकूमत की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। ये क्या मसला है? वो खैर वो तो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, वो एक इशू है पार्टी के अंदर, उसको जाहिर है पार्टी का डिसिप्लिन जो होगा वो तो पार्टी अब खुद देखेगी। बट आप एग्री करते हैं, आप भी एग्री करते हैं कि सही कारकर्दगी नहीं है केपी में? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, कारकर्दगी है। अगर कारकर्दगी ना होती तो अली गंडापुर साहब इतने अरसे तक नहीं रह सकते थे वज़ीर आला। देखिए उनसे लाख इख्तिलाफ किया जाए, लेकिन उन्होंने जो इक़दाम उठाए, अब ये चीज़ है जो उनसे हमारा इख्तिलाफ, वो ये है कि भाई आप एक काम करते हैं उसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं करते। वहाँ पे मरियम नवाज जो है वो किसान कार्ड और पता नहीं क्या कार्ड, ये सारे बुज़दार के दौर में हो चुके थे, उनको नए रंग बदल के जी ये मेरा मंसूबा आ गया जी, ये जो नौजवानों को यूथ को जो हम कर्जे दें ये जी मेरा मंसूबा आ गया, ये तो सारे हो चुके हैं, इसमें कौन से नए हैं। सेहत कार्ड के साथ इन्होंने क्या किया हमारे साथ, हमने तो ओपीडी तक फ्री कर रहे हैं, और ये वहां से उन्होंने और वहां से कम कर दिए। कब तक ओपीडी फ्री कर रहे हैं बता दें जरा, हम आ जाते हैं किसी हॉस्पिटल में। देखिए अभी तो स्टार्ट लिया है इस यहाँ से 2 हॉस्पिटल से स्टार्ट लिया है, और वो शायद उसके बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, ट्रायल के बुनियाद के ऊपर। ठीक है, बाकी तो देखिए जितने भी अमराज बड़े गुर्दे से लेके लीवर से जितने भी हैं, वो हार्ट के सर्जरी रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 30 अरब रुपए अब तक हम खर्च कर चुके हैं 11 महीनों में। तो ये होता है अवामी फलाई मंसूबे। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो बहुत सारे स्कीमें ऐसे किए हैं जो माजूरों के लिए, जो एजेड लोगों के लिए, जो तो ये होता है एक फलाई रियासत का काम। बहरहाल ये एक ठीक है कि वो पब्लिसिटी नहीं कराते, जबकि ये होना चाहिए। बाकी ये जो बड़े बड़े दावे आप देखें 2 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, ये किसको तरक्की कहते हैं? आपकी दहशतगर्दी की ये हालत है। अगर नंबर से लेके नंबर 2 पे आ गए। अगर दोबारा हम उस क्वेश्चन को क्लियर कर लें जहाँ से मैंने आगाज किया था, मैं आपकी बात में एक और सवाल आई थी। सो पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी का साथ देगी? क्योंकि आपके सेक्रेटरी जनरल समान अकरम राजा नहरों के मामले पर सिंध का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। सो इस इशू पे फिर अब आप पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिंध के अवाम का साथ दे रहे हैं। और हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ज्यादती ना हो, एक सूबा दूसरे के साथ ज्यादती ना करे, ठीक है, बराबरी की बुनियाद पर रहना है। और हम एक फेडरेशन को इंटेक रखना चाहते हैं। बदकिस्मती से ये जो हुकूमत है जिनके पास दोनों के पास मैंडेट नहीं है, ये हालात ये सूबाइयत को हवा दे रहे हैं और अपने अपने मकासद तो इन्होंने हासिल कर लिए। ठीक है, किसी ने सरे माल बना लिया, किसी ने मेफेयर पता नहीं क्या क्या कर लिए। अब जो ये सूबाइयत का रंग दे रहे हैं ना, ये सूबा ये कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, क्या पंजाब पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो सिंध के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर बाकायदा जो है एक बजट एलोकेट किया गया है और ये मंसूबा दिया गया है 4.1 से जो है हुआ है, तो इस पे आवाज बुलंद करना सूबाइयत तो नहीं है। इजाजत दें, और बात सुने, सिंध के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। हमारे यहाँ का कोई बागी उठ के ये नहीं कह रहा कि हमारी भी इतनी सीटें फॉर्म 47 की हैं दूसरों को नाम रखने की। राइट, अगर इजाजत है कौसर काज़मी साहब, वैसे ये जो फॉर्म 47 वाली सीट है इस पर जरूर कमेंट कर लीजिएगा, बट द क्वेश्चन इज कि दरियाए सिंध से नहर निकालने पर आज प्रेसिडेंट ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अभी शहर रज़ा ने डिटेल में बता दिया। सो जो महफूज शहीद किनाल है उस पर आपको लगता है कि इतराज़ जेन्युइन है या कोई और इसके अलावा बात है जिसमें आपको लगता है कि इतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रिया, सबसे पहले तो मैं शौकत साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। शौकत साहब ने अभी कहा जी कि बार बार ये बुज़दार के मंसूबों की बात करते हैं। अगर कोई और बंदा ये बात करे ना तो बड़ा मुझे अजीब और हैरत भी ना हो इस बात पे, लेकिन शौकत साहब से जब जीरक इंसान इस तरह बात करके बुज़दार के हवाले से ये बात करेंगे तो भाई ये सोशल मीडिया की खबरें हैं। और जो यूट्यूबर और यूट्यूबर्स हैं वो तो ये कहते हैं अपने व्यूवरशिप के लिए, अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए कि ये मंसूबे बुज़दार के थे। एक मंसूबा होता है जिसका ऐलान किया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो सोच रहे हैं। हाँ, सोचने के हवाले से अगर आप वो मंसूबे बुज़दार साहब से मुंसलिक कर दें तो ये दयानतदारी नहीं होगी। नहीं, ब्लूप्रिंट तो फिर वहीं से आया, उस मंसूबे का ब्लूप्रिंट आपने उनकी सोच से लिया, लेकिन ठीक है आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं फ्रिया, आप देखें ना किस तरह हमने उनकी सोच पे अमल किया भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन से बुज़दार के दौर में स्कॉलरशिप दिए गए स्टूडेंट्स को जनूबी पंजाब की कौन सी बंजर जमीनों पे जाके झींगा फार्मिंग हुई? हाँ हुई थी, ख्याल नहीं रखा गया था, वो खत्म हो गई। कहां पे अपना छत अपना घर दिया गया? क्या आप 50 करोड़ और 50 लाख घरों वाला मंसूबा जिस पे खान साहब कहते थे हम अभी सोच रहे हैं और हम अभी सीख रहे हैं, मंशूर के अंदर जाके ये ऐलान हुआ था, अमल दरामद नहीं हुआ था। तो अब इंटरेस्टिंग टाइम्स के आज हम उस्मान बुज़दार साहब को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये दिस अ क्वेश्चन कि वी वुड लाइक टू नो है किधर, बट विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की अलायंस के बारे में भी कोशिशें जारी हैं। वक्त पे जाने से पहले कौसर काज़मी साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए काज़मी साहब। बट जो मंसूबे हैं इसमें सिर्फ ये आपने कहा कि यूट्यूबर्स ने कहा है, लेकिन कुछ हैं जो कि एक्चुअली उस गवर्नमेंट के हैं जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते उधर भी। देखिए फ्रिया, मैं दे देता हूं क्रेडिट पनाहगाहों का, मैं दे देता हूं क्रेडिट लंगर खानों का, मैं दे देता हूं कोई और मंसूबा अगर आपको नजर आया है। लेकिन आज से पहले अगर आपको नहीं नजर आया अपनी छत अपना घर, माजूर कार्ड, किसान कार्ड या दीगर जो मरियम नवाज के मंसूबे हैं, तो वो किसी और से मंसूब करने से पहले देख लें कि उस दौर में जो लूट का और जो जराइम का एक किस्म का बाजार गर्म था, जो पिंकी गोगी गैंग हर तरीके से पंजाब के अंदर सरगर्म अमल थे, ऐसी कोई चीज आपको पंजाब में नजर नहीं आएगी। हमारी वजीर आला पंजाब मैडम सीएम खुल के इस बात का इजहार करती हैं कि हम अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रहे हैं। पहले भी ये अवाम का पैसा पंजाब के पास था, लेकिन बदकिस्मती से वो अवाम पे खर्च नहीं हुआ। अब ये मुकाबला तो कर नहीं सकते। 3 दफा के हुकूमत जो उन्होंने केपी में संभाली है, कोई एक मंसूबा सामने लेके आ जाए। अभी भी शौकत साहब ये कह रहे हैं कि हम ट्रायल बेस पे ओपीडी को फ्री करार देने की कोशिश में है। अभी तक ये काविशें कर रहे हैं और वहां पे अगर दहशतगर्दी ने सर उठा ली है तो क्या इसमें हमारा कसूर है? भाई जो दहशतगर्द हमला करते हैं वो कहीं ना कहीं केपी में जाके पनाह लेते हैं। उनकी पनाहगाहों को तलाश करके उनको पकड़ना
केपी की पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर बदकिस्मती थे वो उस केपी पुलिस को अपने एहतजाज के लिए और पुरतशद्दुद किस्म की सियासत में इस्तेमाल करते हैं। देखें, खुदा का वास्ता है केपी की अवाम पे रहम करें, उसके बाद बोतान तराजी कर लें आप पंजाब पे। दूसरा, पानी के हवाले से मसला जो मेरी बहन इर्शाला ने रिस्पॉन्ड किया आपको, वो उमर अयूब साहब का एक बयान था, उस पर उन्होंने पूरा कमेंट कर दिया। हम तो अभी तक पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे थे वफाक में कि आए आबी वसाइल समेत जितने मसाइल हैं वजारतें संभाल के अपने वो मसले हल करने। लेकिन आप ये ऑफर करें कि कैबिनेट को मजीद तोसी देंगे, अब आप लोग पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे। लेके आए ना, पहले आपको IMF कह रहा है कि खर्चे कम करें। प्रिया, अभी तक तो हम इनका इंतजार कर रहे थे ना कि ये आए और हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि हम मुल्क को सब ने मिलके, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, दीगर इत्तेहादियों ने उस जंगल से, उस मसले से निकाला जिसमें तहरीक इंसाफ फंसा के गई थी। हम अब जब राइट ट्रैक पे ले आए तो हमारी ये ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि तनकीद सिर्फ PMLN पे हो रही है, जब 22 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी और अब भी। बट द क्वेश्चन के वो आए ना आए वजारतों में, लेकिन कैबिनेट में आपने मंसूबे को नहीं लाए, आपने डिस्कस नहीं किया, कोई उनसे बात नहीं की, इस पे तो वो नाराजगी बनती है उनकी। नाराजगी, यही तो मसला है। आज से पहले भी जितनी सियासी जमातें थी, जो मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं, वो एक दूसरे पे खुल के तनकीद करती हैं, जिसका अमली मुजाहिरा अभी भी आपने देख लिया। उसके बावजूद मुल्क के जो वसी तर मफाद हमेशा कहा जाता है ना, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में अमन और अमान के लिए, बैरूनी सरमायाकारी के लिए, बाहर के ममालिक से इत्तेहाद के लिए हम सारे आपको एक पेज पे नजर आएंगे। पहले भी इस तरह होता था कि एक दूसरे पे तनकीद की जाती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपने जाती मफादात, सियासी मफादात के लिए रियासत पे तनकीद शुरू कर दें, IMF को खतूत लिखने शुरू कर दें। अगर कोई हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है कोई सुपर पावर दुनिया में, तो उसको भी आप सबोटाज करने की कोशिश करें। आप कहें नहीं भाई वो क्या है शानदारा गुलजार, उन्होंने क्या एक मुज़क्का खेज किस्म का बयान दिया कि भाई वो जो बंदा पकड़ के दिया गया वो शरीफुल्लाह नहीं था। भाई पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है उसमें भी आपको तकलीफ है, तो ये तो पाकिस्तान दुश्मनी हुई कि अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वो उनका ख्याल था कि शुक्रिया अदा कहीं और होगा, वो शुक्रिया कहीं और चला गया, वो इसलिए थोड़ी सी दुख का इजहार था। बट ठीक है, ये पॉइंट है ना, ये सियासत तो नहीं है ना, पाकिस्तान मुखालिफ सियासत इसी को कहा जाता है ना, मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी इसी को कहा जाता है ना। जब भी मुल्क के हक में कोई बात होती है आपको बुरा लगता है। ठीक है, ये तो शहला रज़ा साहबा के पास वापस आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़रदारी के हवाले से खबर आई कि उन्हें पंजाब के मेंबर्स को कहा था कि बजट तक इंतजार कर लेते हैं। क्या बजट में कोई टफ टाइम देना है अपने गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि CCI का इजलास बुलाए। ठीक है, क्योंकि हम जमहूरी तरीक़ों पे चल रहे हैं। जब ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात आई थी तो सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन जो है नवीद कमर साहब ने किया था। उसके बाद से मुस्तकिल मेंबर्स इस पे बात कर रहे थे, जिस पे पीरज़ादा साहब ने खड़े होकर जवाब भी दिया, और वो यही जवाब था जिससे पंजाब के हिस्से का पानी, पंजाब में ख़ुद ज़रूरी ज़मीनों के लिए पानी नहीं है, तो उस वक्त भी यही था। लेकिन अब जब एक फोरम है और उस पर हमें लेके ही नहीं आ रहे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है। जैसे हम पहले भी कहते थे कि काला बाग बनेगा तो नौशहरा में फसल नहीं होगी, ये पंजाब को KP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डूब जाएगा वहाँ पे, जो डूब जाएगा नौशहरा आपका। और इसी तरह हम उस पर, और हम बड़े डैम्स के हामी नहीं हैं, और तरबेला हो या कोई हो, आप देखें उसमें इस कदर मट्टी और वो सब आ जाता है, तो छोटे डैम्स के हम हामी हैं, और हमने अपने सूबे में छोटे डैम्स बनाए हैं जो ज़रूरी हैं। दयाम भाषा उसमें हर ज़माने में, हर हुकूमत में एक बजट एलोकेट होता है, लेकिन एक ऐसा वज़ीर आज़म भी गुजरा है जिसने कहा है तामीराती काम को आगे बढ़ाने की तख्ती लगा दो, के दौरा किया मैंने, वो ये थे, इनके वज़ीर आज़म थे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ रवानी में बोल देते हैं बग़ैर सोचे, ये सही नहीं है, टाइम किल हो जाता है, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। दूसरी बात जो है वो ये है कि चाहे हम हुकूमत में आए या ना आए, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके प्रोविंसेस हैं, उनसे कंसेंसस बिल्ड करके करें। उसको अपने मंसूबे जो भी हैं वो मुख्तलिफ सूबों में देने हैं ना,
तो आप PSDP के वक्त भी यही करेंगे बजट में जो आपने किया था। उसके बाद आप एक ऐसा मंसूबा जिससे पूरा सिंध जो है उसमें ज़िंदगी और मौत का मसला आ रहा है, अगर आप आम दिनों में भी जो है हैदराबाद से कराची जाते हुए दरियाए सिंध पे जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पानी नहीं होता है वहाँ पे। और मैंने बदीन की सूरत हाल बताई कि सारे गाँव हमारे उजड़ गए, ख़त्म हो गए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ मल्लाहों की हमारे देखिए यही जो है ना, जो चश्मा झेलुम लिंक कैनाल है, राइट और लेफ्ट बैंक की बात हुई थी कि सैलाब के दिनों में देंगे, लेकिन हर साल हमारा झगड़ा ही होता है कि वो सरप्लस के बजाय वो आम वक्त में चल रही होती हैं। हम 91 एकॉर्ड के वक्त हम ऑपोजिशन में थे और हमने उस वक्त भी कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब तो 91 एकॉर्ड के अकॉर्डिंग में नहीं जाती है कोई चीज़। तो जो भी हुकूमत है कि उसका फ़र्ज़ है कि अपने प्रोविंसेस को, ये आज 2 दफ़ा जरदारी साहब ने इस पे बात की है कि और तीसरी दफ़ा फिर वो बजट में आप कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? अगर पहले की तरह हमसे इस दफ़ा नज़रअंदाज किया गया और ये पानी वाला मसला हल नहीं किया गया तो डिसाइड तो हमने ही करना है कि इलेक्शन कब होने। लेकिन वो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक भी काफ़ी सुना है, इस पे काम होना शुरू हो गया, फिर हो सकता है आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए ये PTI जाने उनके अंदर के मामलात हैं कि किस तरह चल रहे हैं, किस तरह के नहीं। वो कह रहे थे चेयरमैन गौहर कि हम इन सदर को सदर नहीं मानते। भाई आपको तो आपकी पार्टी के लोग चेयरमैन नहीं मानते, आप सदर पे कहाँ पे आ गए? वो तो आपने सिचुएशन ऐसी बना दी ना, उसमें उनका क्या कसूर है, वो उनके जेल में लीडर थे, इसमें क्या कर सकते हैं। सो कमिंग टू यू शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अपनी पार्टी तो इंटैक्ट रहनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो कि जिसमें बहुत लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि पार्टी की बात हो रही है। तो आपने मेरे प्रोग्राम में बताया था कि आपकी बड़े करीबी दोस्त हैं, आपके पुराने क्लास फेलो भी हैं शेख मरवत साहब। सो क्या वजह है वो इस कदर नाराज भी हो रहे हैं और बाकायदा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें भी कर रहे हैं? आपने कोई उनको कहा कि ऐसे ना करें? मैं उस पर क्या कमेंट्स करूँ? उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जब तक वो वापस नहीं आते वो जो भी कहेंगे वो जाहिर है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। राइट। और जो हमने अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं, उन्होंने अलायंस के हवाले से कहा कि छोटी छोटी पार्टीज को मिला के हमारा अलायंस कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप भी ये समझते हैं कि JUIF को हर सूरत आप लोगों को अपने साथ लाना चाहिए? देखिए डेफिनेटली JUI एक कुव्वत तो है, इसमें कोई शक तो नहीं है। और अगर मिलती है, अपोजिशन में है, वो अगर अपने आप को समझती है कि वो अपोजिशन में है तो फिर तो अपोजिशन के साथ मिलकर स्ट्रगल करनी होगी, या फिर ये कि दोनों तरफ विकेट पे खेलें, उनकी मर्जी है। लेकिन ये कि अवाम अब काफ़ी सियासी शऊर आ चुका है लोगों में, अभी चीज़ें देख रहे हैं, अभी चीज़ें छुपती नहीं है। और ना ही इसको आप वो कर सकते हैं कि जो इलेक्शन में आप एक बात करें फिर इक़्तिदार में आके दूसरी बात करें, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा मैं थोड़ा सा अपने भाई ने मेरे बात की, देखिए लोग इस वक्त परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि ये हुकूमत रंगीला की तरह जो है ना, वो जो एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है कि जैसे मुल्क पता नहीं रॉकेट पे चढ़ के बस उड़ ही रहा है बस, और महंगाई ख़त्म हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आज मैं देख रहा था चीनी 170 रुपये किलो हो गई है, और ये कह रहे थे कि जी महंगाई ख़त्म होगी। वो सारे लोग जो हमें ताने देते थे कि ये जो शुगर माफिया, ये फलां माफिया, हम सारे उनके साथ बैठे हुए हैं, ये सारे उनके साथ बैठे हुए हैं। गंदम आपको पता है ना, पिछले साल बम्पर क्रॉप हुआ था पिछले साल, क्योंकि अब इंपोर्ट करी है गवर्नमेंट, ये ऐसे ही होता है हर दफा अनफॉर्चुनेटली। आप ये देखें ना, अगर देखें ये सिर्फ करप्शन के लिए, इनको चाहिए था कि ये खरीद लेते, अपने किसानों से नहीं खरीदा, उन्होंने इस दफा तवज्जो ही नहीं दी, तो आपकी वो खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी तरह की हुई। आपकी एक टेक्सटाइल है जिसपे आप एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है पंजाब के अंदर। और इस दफा कपास की जो फसल है वो, उसमें आप देखें कितनी गिरावट आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ धोखे वाली बात है। 2024 में तकरीबन 45% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। जो मेरे भाई ने कहा कि सूबा नाकाम हो गया है, दहशतगर्दी हो रही है, मेरे भाई सूबा नाकाम नहीं हुआ है, न सूबाई हुकूमत नाकाम हुई है, ये वफाकी हुकूमत नाकाम हुई है। नए जो वज़ारत दाखिला में नई एंट्री हुई है, आपके पुराने साथी, यू नो हिम वेरी वेल, परवेज खटक साहब, आप उनसे उम्मीद है कि हालात बेहतर कर देंगे वो? नहीं, हम उनसे यही उम्मीदें रखते हैं कि PTI के ऊपर मजीद सख्तियाँ आएंगी ना, यही इसीलिए तो रखा है सबको, और इनका तो कोई काम ही नहीं है। तो ज़रा समझने की कोशिश करें, ये सिर्फ वो नहीं है कि आप सियासी मुखालफत में बयान दे दें। देखिए, सूबे के आवाम के ऊपर नमकपाशी ना करें, ये आवाम कुर्बानी दे रही है, फ्रंट लाइन सूबा है इस वक्त। जो आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, या तो बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है या खैबर पख्तूनख्वा में लड़ी जा रही है।
तो इस तरह जो है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट देके लोगों की तौहीन न करें। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी फौज कुर्बानी दे रही है, हमारे सिक्योरिटी इदारे कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनको नाकाम भी बना दिया जाता है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। अब रिसेंटली जो 2 बड़े वाकयात हुए हैं, आप देखें ना कि उसके बाद भी आप देखें कि ये कहते हैं हम अफगानिस्तान से बात नहीं करते, ना करें, लेकिन कोई पॉलिसी तो दे ना। राइट, हम क्या दोनों सूबे इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह देश। आई हैव जस्ट 2 मिनट्स नाउ। ठीक है, आपकी ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि दहशतगर्दी एक बहुत सीरियस मसला है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मसला है, इसको चाहिए वफाकी हुकूमत को कोई पॉलिसी दे, अपनी खारजा पॉलिसी को दूर करे, काबल जाए। ठीक, मैं सिर्फ इनसे इतना मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे भाई है कौसर भाई, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि वजीर दाखिला ने कितनी मरतबा यहाँ पे विजिट किया, इतने बड़े वाकयात हुए हैं। ओके, वो मतलब ये कि वजीर खारजा कितनी मरतबा काबुल चला गया। ओके, अब 1 मिनट बस कौसर साहब आपके पास है और फिर 1 मिनट शैला रज़ा साहब के पास है टू रैप इट अप। जी प्रिया, मैं शौकत साहब से फिर एक दफा बसद एहतराम ये कहूंगा कि ये कह रही है लोग परेशान है, गन्नम की फसल झुकी है, मकई जो है वो परेशान है और फसलें जो है वो बेअबान है। तो भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर जब माशी अदम इस्तेहकाम होता है तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई सियासी जमात जो सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है वो IMF को खतूत लिखेगी? क्या सरमायाकारों को डराएगी? क्या पुरतशद्दुद एहतजाज इसलिए करेगी कि परेशान जो लोग हैं वो दोबारा परेशान हो जाए? तो ऐसी सिचुएशन की अब जो बात कर रहे हैं अब नहीं है, अब मुल्क एक दफा फिर राइट ट्रैक पे आ रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा जी कि वहां पे अमन जो है वो फाटा में फेडरल की जिम्मेदारी है। भाई वो जो पहले से वहां पे आबाद शरपसंद अनासर है उनकी पनाहगाहें तलाश करवाएं ना, ये आपकी हुकूमत का काम है, ये KP हुकूमत का काम है जो कि नहीं कर रही। इस तरह ब्लेम गेम ना करें। मैं समझती हूँ कि दहशतगर्दी जो है वाकई सबसे बड़ा मसला है और इसमें तमाम सूबों के साथ मिलके, वफाक के साथ मिलके हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है अगर उसमें कोई लूप होल है उसे रीडिजाइन करें, क्योंकि सबको बस ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है। तो जब भी अगर ये बात होती है कि ऑपरेशन का दायरा भी वसी करने की बात होती है कुछ, तो चीखें निकल जाती हैं। राइट, वेरी, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे हम फिर डिटेल में जरूर बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन एंड शैला रज़ा साहिबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आज स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए 2 माह के लिए शरह सूद मौजूदा सतह पर ही बरकरार रखनी जाएगी। ये फैसला हो गया है। ये भी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। दरामदात में इजाफे से बैरूनी खाते हैं उन पर दबाव का सामना है। माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखा गया है। आज प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी बात की इकॉनमी के हवाले से, जरा देखिए। I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment and the stock. आबिद सुलाई साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शरह सूद के हवाले से ये एक उम्मीद थी कि 12% से वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है इसकी और क्या महंगाई बढ़ने का खदशा मौजूद है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने काशियस अप्रोच ली है। गो के गुंजाइश थी अभी भी कोई 1-8% इसको शरह सूद को मजीद कम करने की, लेकिन ये सिर्फ महंगाई पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2-3 फैक्टर्स को देखती है। एक तो महंगाई में जो कमी या उसकी इजाफे में जो तेज़ी है, दूसरा जो होता है वो इकॉनमी की ग्रोथ, और तीसरा होता है हमारा डॉलर्स की पेमेंट पे प्रेशर। आपको जो एक लिंक है, शरह सूद अगर बहुत कम हो जाए तो लोग अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखवाने की बजाय डॉलराइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं, डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं और उसकी होल्डिंग शुरू कर देते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने एक साहिब कदम लिया कि अगले 2 माह के लिए शरह सूद को 12% पे ही रखा। अगर अगले 2 माह में जो मुल्क की मईशत है वो इसी तरीके से स्टेबल रहती है, वो महंगाई जो है वो इसी तरह से कंटेन रहती है, तो वहाँ पे गुंजाइश होगी इसको कम करने की मई में।
इसका एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो IMF के मिशन का इस्लामाबाद में होना भी है। गो के इसका ऑफिशियली डायरेक्ट इसका कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन IMF जब रिव्यू कर रहा हो तो वो चाह रहा होता है कि मुल्क जो है वो अपनी उसको कंसोलिडेटिंग पॉलिसीज कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज ना दे कोई मुल्क दे जो कि कर्जा ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अफरात ज़र में इजाफे का बायस बने। तो उस रिव्यू मिशन जो कि इस वक्त जारी है उसकी वजह से भी हो सकता है कि स्टेट बैंक ने एक कॉशियस अप्रोच जो है वो ली हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना था कि क्या IMF का मिशन को दिखाने का एक इशू है, एक स्टेबिलिटी हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और IMF से तकनीकी मुज़ाकरात में डू मोर का मुतालबा किया जा सकता है। अब अगर इस तरह होता है तो फिर क्या मजीद टैक्सेस, मजीद बोझ की तरफ जाते हैं? फ्रिया, जो अगला बजट होगा वो इसी कंसल्टेशन के नतीजे में बनेगा। आपको पता है कि जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का माली साल का बजट भी आ जाता है। इस वक्त जो एक मेजर शॉर्टफॉल आ रही है वो है पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में। गो के पिछले साल की निस्बत कोई 26-27% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो अभी भी IMF के टारगेट से जो पाकिस्तान ने कमिट किया था IMF के साथ उससे कम है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर अगले माली साल में पाकिस्तान को अपना जो है वो टैक्स नेट बढ़ाना होगा। जाहिर है कि सैलरीड क्लास जो है उस पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका। तो IMF जहाँ पे डू मोर कह रहा है वो वही पुरानी दुखती रगे हैं हमारी, वो रिटेलर पे टैक्सेस है, वो एग्रीकल्चर पे लेजिस्लेशन तो होगी एग्रीकल्चर टैक्स की, 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट भी होगा। देखना होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। और रियल स्टेट पे कोई एमनेस्टी की या कुछ उस पर टैक्स को कम करने की तजवीज़ थी, वो भी मेरी इतलात के मुताबिक IMF ने रद्द कर दिया है। तो जो अगले बजट के खदोखाल होंगे वो इसी रिव्यू मिशन के नतीजे में वो बन रहे होंगे। राइट, कहा जा रहा है कि अगली किस्त के लिए भी नई टैक्स की वसूली का सामना है। फिर वज़ीर सनअत और तजारत की जानिब से कहा गया है कि 23 मार्च से बिजली की कीमतें कम होंगी, लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात में ये कहा जा रहा है कि गर्दिशी कर्जे को पूरा करने के लिए फ़ी यूनिट ₹2.80 इजाफी सरचार्ज की तजवीज़ है। सो वी नो कि हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि कीमत कम हो, लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आपको ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? मुझे मुश्किल लग रहा है, बल्कि शायद जो नेट मीटर है, नेट मीटर सोलर पैनल वालों के लिए वो नेट मीटर से हट के ग्रॉस मीटर आ जाए, 2 मीटर लग जाए। 1 मीटर वो हो जिससे कि सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली को ग्रिड में भेजा जाए, और दूसरा मीटर वो जिससे कि बिजली जो है वो जो ग्रिड से आ रही है उसको चार्ज किया जाए। और ये जो फिलहाल थोड़ा सा बेनिफिट था सोलर पैनल वालों को जो रूफटॉप पे लगवा रहे थे, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गर्दिशी कर्जे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त गर्दिशी कर्जों को हल करने के लिए एक से ज़्यादा तजावीज़ हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि कोई 1.4 ट्रिलियन रुपए के लगभग जो है वो कमर्शियल लोन लेके उसकी एक होल्डिंग कंपनी बना दी जाए और वहाँ से गर्दिशी कर्जे जो हैं वो क्लियर किए जाएं, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सार्फिन पे पास ऑन किया जाए। तो ये मुख्तलिफ अभी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। देखना ये होगा कि IMF के साथ फाइनल जो मिशन का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रिलीज होता है, और उसकी बेसिस पे आपको अगले बजट के खदोखाल बहुत हद तक सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें अब इस रिव्यू मिशन में निकलेंगी वही चीज़ें हमारे अगला बजट जो है उसको बना रही होंगी। सो जो आपने सोलर पैनल्स का जिक्र किया है, किस हद तक जो सोलर पैनल को यूज़ कर रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाकर, उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? यानी मुश्किलात तो नहीं, अभी तो ये था कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका जो थी इन्वेस्टमेंट वो 2 से 3 साल में सारी रिटर्न हो जाती थी, चूँकि जो ग्रिड से बिजली मिलती थी वो सस्ती थी। अब ये होगा कि शायद 4 से 5 साल में वो रिटर्न मिलेगा। यानी अभी भी फ़ायदा है सोलर पैनल लगवाने में, लेकिन ये है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है जो ग्रिड से आ रही है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये फौरी तौर पे वो जो आपको रिटर्न मिल जाता था 2 साल में, 2.5 साल में, वो अब नहीं मिलेगा। वो तकरीबन 5 साल लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को पूरा होते होते। राइट, सो तनख्वाह और तबके पर टैक्स को कम करने के हवाले से भी IMF से बात की गई है। क्या इस पर कोई पॉजिटिव आंसर आ सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो टैक्स नेट है वो कितना ब्रॉड हो सकता है। इस वक्त तो सारा का सारा जो टैक्स है वो फॉर्मल इकोनॉमी से ही है। जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसमें रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा है, उसको देखना होगा कि हुकूमत जो वहाँ पे कितनी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करती है,
वहाँ पे के टैक्सेस जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से जो टैक्स अवेडर थे, और हर हुकूमत जो है, सिर्फ यही हुकूमत नहीं बल्कि पिछली 5-7 हुकूमतें जो भी IMF के साथ मामला करती रही, वो ये दावा करती हैं कि टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट पे लाया जाएगा, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। तो अब ये देखना होगा कि कितना कामयाब होते हैं। अगर यहाँ पे कामयाबी मिलती है टैक्स नेट ब्रॉड करने में, तो फिर एक केस बनता है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का। अदरवाइज शायद अगर रिलीफ देना मुमकिन ना भी हो, तो ये कहा जा सकता है कि इस पर मजीद बोझ नहीं लादा जाएगा। आबिद सुलैही साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन बजट के ऊपर सबकी नजरें होंगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि रिलीफ दिया जा सकेगा हुकूमत की तरफ से। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।